गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय के अंदर जानेंगे निगमन विधि। हमने पिछली क्लास में आगमन विधि के बारे में जाना था कि आगमन विधि होती क्या है, तो अब उसी को स्पष्ट करते हुए इसकी जस्ट विपरीत इस निगमन विधि को हम जानेंगे। जैसा कि हमने आगमन विधि के अंदर जाना था, ठीक है, कि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है, यानी सामान्य तथ्यों से ध्यान रखे हुए फिर बच्चों को किसी न किसी विशिष्ट तथ्य पर ले जाने का इस विधि में इस पर प्रयास किया जाता है। इसलिए इस विधि में सबसे पहले कोई सिद्धांत और नियम रखे जाते हैं। सबसे पहले सिद्धांत या नियम रखे जाते हैं, ठीक है, और इन सिद्धांत और नियम के आधार पर बाद में उदाहरणों को बताया जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई सिद्धांत या नियम रख देंगे और उसके माध्यम से फिर उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। जैसे मान लो हमने बच्चों को बता दिया कि थार के रेगिस्तान में वर्षा क्यों कम पाई जाती है, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देंगे कि किस तरह से चिरापुंजी में अधिक वर्षा होती है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो इससे रिलेटेड देंगे कि किस तरह से और ऐसे रेगिस्तान है जहां पर कम वर्षा पाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिद्धांत और नियम बता रहे हैं, और सिद्धांत और नियमों को बताने के बाद उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसको बच्चों तक स्पष्ट कराएंगे। इसलिए ये विधि भी काफी अहम मानी जाती है, जिसमें बच्चों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई सिद्धांत और नियम बताते हुए उसको उदाहरण से लेके जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये विधि सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत की ओर चलती है। सबसे पहले सामान्य बात और उदाहरणों के माध्यम से उसको विशिष्टता की ओर लेके जाएंगे। तो यह है निगमन विधि, जो बहुत ही इजी है, और हम क्लासरूम में कक्षा कक्ष में आसानी से बच्चों को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामान्य से नियम सिद्धांत बताने हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड हमको बच्चों को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाना है। इसलिए विधि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और आसान है। इसलिए इस विधि के गुण है, इस गुण से हम इस विधि को और अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है इस विधि के गुण? सबसे पहला गुण है इसका इस विधि में पाठ्यक्रम नियत समय में आसानी से पूरा किया जा सकता। ठीक है, इस विधि में पाठ्यक्रम नियमित समय में या नियत समय पूर्ण किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही आसान सी विधि है। क्योंकि बच्चों को हम रिलेटेड सब्जेक्ट से टॉपिक से 2 या 3 उदाहरण अगर समझाते चलेंगे तो आसानी से बच्चों को हम जो समझाने जा रहे हैं, जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो नियम सिद्धांत बताने जा रहे हैं, वो आसानी से बच्चों के अंदर हम समझा सकते हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम नियत समय में आसानी से पूरा किया सकता है। सिर्फ उदाहरण को देने की इसमें आपके अंदर परिपक्वता होनी चाहिए। फिर सेकेंड है इसमें यह विधि उच्च स्तर पर अधिक जो भी है, जो हायर लेवल होता है, यानी कि उच्च स्तर होता है, उच्च स्तर पर शिक्षण कार्य करवाने के लिए बच्चों को तरह तरह के एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। तो इस स्तर पर यह विधि काफी प्रभावी और उपयोगी साबित हो जाती है और काफी महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि हम बच्चों को अच्छे अच्छे काफी एग्जाम्पल्स देने को कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है छात्रों को
अपेक्षाकृत कम परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि में क्या होता है, बच्चों को अपेक्षाकृत कम परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको अच्छे से समझ में आ जाता है और वो अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं, इसलिए बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। और अंतिम में है अध्यापक आसानी से इसका अनुसरण कर सकता है। एक टीचर के लिए बहुत इजी बन जाता है, क्योंकि इस विधि के प्रयोग से वो आसानी से अपना कंटेंट समझा सकता है, एग्जाम्पल का प्रयोग कर सकता है, इसलिए क्या हो जाता है, अध्यापक को इसको आसानी से अनुसरण कर सकता है। तो ये हमने निगमन विधि के गुण जाने। तो कहने का मतलब हम इस विधि के गुणों से समझ सकते हैं कि उच्च कक्षाओं की अधिक उपयोगी है, बालकों को कम परिश्रम करना पड़ता है, अध्यापक के लिए आसानी और पाठ्यक्रम नियत समय में पूर्ण किया जा सकता है, इसलिए विधि काफी सही है। अब इस विधि को, यहाँ गुण है वहां दोष भी है, तो इस विधि की क्या क्या कमियां हैं, दोष है, सीमा है, इसको हम समझ लेते हैं कि ये विधि इतनी अहम होते हुए भी इस विधि में क्या क्या कमियां पाई जाती है। सबसे पहला, इस विधि में बालक सक्रिय नहीं, यह विधि में बालक सक्रिय नहीं, एक्टिव नहीं रह पाता, तो इस विधि को हम बाल केंद्रित भी नहीं कह सकते। बच्चे को एक्टिव रहने के लिए बच्चों को भी सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन बच्चे सिर्फ एग्जाम को सुनते हैं और समझते हैं, इसलिए बच्चों की एक्टिवनेस यहाँ पर बनी हुई नहीं रहती। और अध्यापक कोई भी एग्जाम्पल देने को तैयार हो जाता है तो बच्चों की बाल केंद्रितता का ध्यान नहीं रख पाता, इसलिए थोड़ी सी ये कमियां उजागर करते हैं। सेकेंड, इसमें छात्रों को रटने की प्रवृत्ति में प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों में रटन क्षमता या रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों को ज्यादातर रटकर याद करना पड़ता है, हो सकता है उसको एग्जाम्पल ऐसे रटने पड़ सके, इसलिए ये बच्चों को रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है, जो कि शिक्षण की दृष्टि से सही नहीं है। अगला है तर्क क्षमता का विकास नहीं हो पाता। बच्चों को इसमें सोचने और तर्क करने की क्षमता है, उस क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता, तो बच्चों में हम बोल सकते हो कि मानसिकता विकसित नहीं हो पाती या तर्क करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। इसके बाद अगला है इसमें इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षा में जैसा कि समझा है कि ये विधि हाई लेवल उच्च कक्षाओं के लिए तो उपयोगी है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए विधि सही नहीं है, ये कठिन है। और अंतिम है यह विधि छात्रों को आत्मनिर्भर नहीं बनाती। बच्चा ज्यादातर अध्यापक के उदाहरण पर डिपेंड रहता है, तो इस तरह से इस बच्चों के आत्मनिर्भर नहीं बनाती है। तो इस तरीके से हमने जो निगमन विधि है उस निगमन विधि को समझते हुए इसके क्या गुण है क्या दोष है इसके बारे में हमने जाना, और ये जाना कि किस तरीके से निगमन विधि काफी अहम साबित होती है। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है,
निगमन विधि के गुण एवं दोषों को स्पष्ट जी। निगमन विधि क्या है जो हमने जाना, इसको आप उसके गुणों को दोषों के माध्यम से बताएंगे कि निगमन विधि किस तरह से गुण दोषों को स्पष्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस कोविड समय में घर रहना, सुरक्षित रहना है, अपने आप को वैक्सीन अवश्य लगानी है और इससे बचाव के जो भी उपाय है इसका आपको कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।